अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला महफूज कर लिया है, जो कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दो रिमार्क्स जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। एक बात उन्होंने ये कही है कि इंतखाबात जो हैं पूरे मुल्क में एक साथ होने चाहिए, और दूसरा उन्होंने ये बात की है कि सियासी जमातों के दरमियान जो है वो कोई डायलॉग नहीं है। डायलॉग के हवाले से जो है वो काफ़ी गुफ्तो शनीद हो रही है। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग जो हैं वो मुतहर्रिक हुए हैं। सूरत हाल ये है कि आइन का तकाजा जो है वो तो यही है कि 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात होने चाहिए। जुज़वियात जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं, और जाहिर है कि इस वक्त सियासी तकसीम जो है वो इस कदर गहरी हो चुकी है और इस कदर नफ़रत की बुनियाद पर हो चुकी है कि इमरान खान ये समझते हैं कि वो दयानत की अलामत हैं और बाकी सब जो हैं वो डाकू और चोर हैं। लिहाजा वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर बात होनी भी है तो फिर वो नहीं करेंगे, उनके रुफ़का जो है वो बात करेंगे। जबकि दूसरी तरफ सियासी जमातें जो हैं वो ये समझती हैं कि ये एक फिस्ताई रवैया है जो किसी भी सूरत में नाकाबिले कबूल है। ये हालात और वाक़यात मामलात को जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक ले गए हैं, और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक तकसीम जो है वो दिखाई दे रही है। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये बात कही अटॉर्नी जनरल को कि हमने फुल कोर्ट का आपका मुतालबा रद्द नहीं किया था, हमने कहा था बाद में देखेंगे। फिर आगे चल के उन्होंने ये बात कही कि फुल कोर्ट जो है वो तो नहीं, लेकिन अब आप लार्जर बेंच की जो है बात कर सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब ये भी फरमा रहे हैं कि इंतखाबात जो है उनको इल्तवा कोई और नहीं कर सकता, ये अगर कोई करेगा तो वो इसी फोरम से होगा, यही अदालत जो है वो उसकी इजाज़त देगी। 1988 में भी यही हुआ था, और अदलिया के ज़रिए इंतखाबात जो हैं वो आगे गए थे। अब बहुत सारी इसके अंदर ज़ाहिर है गुफ्तगू है, ऑब्ज़र्वेशंस हैं। आज अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो पेश किया है, और उस हुकूमती मौक़िफ़ के अंदर उन्होंने बुनियादी तौर पर ये सवाल उठाया है कि ये तो तय हो जाए कि 3-2 या 4-3। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर ने भी यही सवाल उठाया है, लेकिन ज़ाहिर है कि इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो इस सूरत हाल पर डिबेट कर रहे हैं, और वो ये बात कह रहे हैं कि ये मामलात जो हैं ये बुनियादी तौर पर उनको उनकी स्पिरिट के मुताबिक जो है वो देखा जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि किसी ने कहा कि ये 7 रुकनी बेंच था, और फिर चीफ जस्टिस ने ये बात कही कि जाहिर है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो फ़ैसला था वो अपनी जगह के ऊपर, लेकिन वो फ़ैसला नहीं था, वो उनकी ख्वाहिश थी, और जाहिर है ख्वाहिश जो है उसको आप ऑर्डर नहीं बना सकते हैं, और उसकी तकलीद जो है वो नहीं की जा सकती है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर मामलात जो हैं वो किस नहज पर जाते हैं, किस डगर पर जाते हैं, लेकिन बहुत से फोरम्स के ऊपर ये बात हो रही है कि एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो भी इस हवाले से कोशां है। क्या ये मामलात जो हैं ये इस तरफ बढ़ सकते हैं, और इस वक्त मुल्क जिन गंभीर मसाइल में उलझा हुआ है, ख़ास तौर पर मुआशी एतबार से, क्या कोई ठहराव सियासत में आए और उसके नतीजे में मुआशी सूरत हाल जो है उसको भी कोई बेहतरी की तरफ ले जाया जा सके। बहुत सी मामलात हैं, कोशिश करेंगे इन सवालात का जवाब लेने की। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल के, और हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक अहमद खान साहब, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के। हसन रज़ा पाशा साहब, अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब ये इसका मतलब ये है कि जो इस्तदा थी या बकौल चीफ जस्टिस साहब के ही इस्तदाएँ थीं वो तो अब नहीं बात रही है। जाहिर है कि उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस को भी कहा था कि आज रात या कल सुबह तक आप हमें दे दें, और कल उन्होंने फ़ैसला अब सुनाना है। तो आप इसको अब कैसे देख रहे हैं?
देखें, जब भी बेंच ने डिटरमन हो कि हमने कोई फैसला सुनाना है, तो वो जो मिसलिनियस एप्लीकेशंस बीच में होती हैं, मेरे भाई इश्तियाक खान साहब तशरीफ रखते हैं, वो इस बात की तायद करेंगे कि जो मिसलिनियस एप्लीकेशंस होती हैं तो उनको भी साथ वो एक लाइनर साथ लिख के कि वो भी डिसमिस हो गई इन द लाइट ऑफ डिटेल ऑर्डर और डिटेल जजमेंट। तो जो अटॉर्नी जनरल साहब का और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के वकला का जो मुतालबा था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, वो उन्होंने कहा जी वी विल डिसाइड इट लेटर ऑन। तो वो अब मर्ज हो गया उसमें। कल कल जब फैसला सुनाया जाएगा तो एक लाइनर ऑर्डर वो आ जाएगा कि जनाब इन इन एप्लीकेशंस का, इन सीएम का ये फैसला है कि इन द लाइट ऑफ डिटेल ऑर्डर ये डिसमिस हो गई या जो भी फैसला होगा। तो फैसला महफूज कर लिया गया है। आप देखें, जो पहले दिन जब हियरिंग शुरू हुई तो उस वक्त सिर्फ 1 पॉइंट आर्गूमेंट्स तलब किए गए थे, और वो ये थे कि ये बताया जाए कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की डेट चेंज करने का इख्तियार रखता है या नहीं रखता। फिर दूसरी या तीसरी हेयरिंग में आगे मामलात यहाँ तक आ गए कि जनाब सेक्रेटरी डिफेंस साहब, आप ये बताएं कि अगर आप बड़ी फौज जो है वो अवेलेबल नहीं है तो फ़ज़ाइया और नेवी है, या जो रिजर्व फौजी हैं उनको आप या रिटायर्ड फौजीज को आप किस तरीके से बुला सकते हैं। तो ये चीज़ें नज़र आ रहा है कि फैसला अल्टीमेटली क्या होना है। ज़ाहिर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये चूँकि एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर के लिए हुई है, लेकिन जो दो इब्तदाई ऑब्जेक्शंस थे कि 4-3 का फैसला है या 3-2 का फैसला है, मेरा ख्याल है कि ये 3 रुकनी बेंच इस हवाले से फैसला अगर करेगा भी तो ये क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि इस चीज़ का फैसला फुल कोर्ट ही कर सकता था। ये 3 रुकनी बेंच मेरी समझ के मुताबिक नहीं कर सकता था। अब इश्तियाक अहमद खान साहब, जी इश्तियाक अहमद खान साहब, अगर ये फैसला आता है तो जाहिर है कि ये तो इज़्तिराब में, हिजान में मज़ीद इजाफा होगा, और क्या फ़ैसला होगा इस बारे में लोग पहले ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जब भी ये इस नौइयत का बेंच बनता है तो उसके नताइज जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो आप समझते हैं कि इस फैसले की किस हद तक क्रेडिबिलिटी होगी, उसकी कबूलियत होगी? देखें, आज आपने पहला सवाल किया था कि पीडीएम ने अपना बाइकआउट किया था तो आज रिप्रेजेंटेशन के लिए क्यों आए थे, आपने सवाल किया ना मैडम को। उसके बाद आपने कहा कि आपकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने वहाँ पे कहा कि हम केस को आर्ग्यू करना चाहते हैं, उन्होंने अपने अंदाज में केस आर्ग्यू किया। बाइकआउट का कोई कंसेप्ट नहीं था। मैंने पहले अर्ज किया है कि 3 मेंबर बेंच फैसला करे, 5 मेंबर करे, 7 करे, 15 करे, फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही है। एक बात बड़ी वाज़ेह है, अब हैजान की कैफियत कौन ला रहा है इसको मैं पाशा साहब के साथ बड़ा अदब के साथ, मेरे बड़े भाई हैं, बड़े अदब के साथ मैं डायसेंट करूंगा कि ये जो 4-3 वाली और 3-2 वाली, ये 4-3 वाले और 3-2 वाले जो फैसले की बात है, कम अज कम मैं भी कानून को इसी तरह से समझता हूं जैसे आप माशाल्लाह उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। मेरे नज़दीक तो आज तक कभी ऐसा कोई फैसला नहीं आया जिसके अंदर इख्तलाफी नोट हो, या बेंच में से कोई रिक्यूज करके गया हो, या जिस बेंच ने हियरिंग ना की हो और वो फैसला कर जाए। तो ये आप देखें, 3 मेंबर बेंच एक केस को सुन रहा होता है, जज साहब कराची चले जाते हैं, उनकी जगह पे उस बेंच में कोई और बैठ जाता है। मुझे बताएं, 5 मेंबर सुन रहा होता है तो जज साहबान उसको भी सुनते हैं, और 2 मेंबर भी पाकिस्तान में ना हो तो उसके अंदर 5 मेंबर नहीं इश्तियाक साहब, मेरा तो सवाल आपसे ये है कि क्या क्रेडिबिलिटी क्या होगी? मैं मुझे पहले वो क्लियर करने देना। एक चीज जो है वो जो कह रहे थे ना 4-3 और 3-2, मुझे बड़े अजीब सी बात लग रही है। जी जी इश्तियाक साहब, ये वो चीज है। हाँ जी, मैं आता हूँ शैलजा साहब। चीज है कि 3-2 वाला 4-3 वाला फैसले की बात नहीं है। जिन्होंने 5 मेंबर बेंच ने ये फैसला किया ना, जी मैं देता हूँ, वो उनका है फैसला, और दैट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड। ये अगर
जो फैसला करते हैं सुप्रीम कोर्ट, अब ये तो पता नहीं ना कि कल क्या फैसला करते हैं, पता नहीं लार्जर बेंच बना दें, पता नहीं कल उसको फैसला सुना दें, उनसे जो रिपोर्ट्स ली हैं उसके ऊपर क्या बात करते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट जब फैसला आएगा तो उस पर हम बात कर सकते हैं। तो शैला रज़ा साहब, क्या हम जल्दी जंप इन कर रहे हैं कंक्लूजन की तरफ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मंसूर एजाज ये जो वाला केस था और इसके अलावा यूसुफ रजा गिलानी वाला, तो आपको याद होगा कि आसमा जहांगीर मरूमा साहिबा ने कहा था कि 17 सहेलियां मिलके क्या कर देंगे। तो हमारे लिए तो बहुत मैनेज होता रहा है और हम नहीं, इसमें शैला रज़ा साहब सवाल मेरा ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने आज कहा है कि सिक्योरिटी का मसला बहुत संजीदा है। उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस से कल तक रिपोर्ट भी मांगी है, जाहिर है फैसला भी महफूज किया है। अब फैसला क्या होता है? क्या हम ये जंप इन जल्दी कर रहे हैं या आपको लगता है कि वो सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कुछ भी हो जाए? देखिए, तो कुछ भी हो जाए एक अलग बात है। जो मैंने अभी रेफरेंस दिया था कि हमारे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि आसमा जहांगीर मरूमा ने कहा कि 17 सहेलियों ने मिलकर एक केस डिसाइड कर दिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि क्या मिराकल हो, लेकिन जो भी सियासत में इंटरेस्ट ले रहा है वो हम ख्याल होने की बातें करता है और हम ख्याल का जो एक बेल्ट है फैसलों की, उसकी भी बात करते हैं। जी हसन रज़ा पाशा साहब, अब क्या देखा जाए कि एक मिनट सिर्फ आपका लूंगा नदीम साहब। अभी जब फैसला महफूज हुआ तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दी कि मुल्क में कोई सियासी डायलॉग नहीं हो रहा, वो होना चाहिए। देखें, ये हमारी उस बात को तक़वियत मिल रही है जो हमने बात की थी राइट फ्रॉम द डे वन कि सियासी डायलॉग, ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, जिसका कल जनाब इमरान खान साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया। मोहतरम इश्तियाक खान साहब मेरे भाई हैं, मेरे बड़े दरीना ताल्लुकात है इनसे, और इनका पीटीआई के चेयरमैन साहब के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक भी है। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अपने चेयरमैन साहब को इस बात पे आमादा करें कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद ना करें, ग्रैंड नेशनल डायलॉग पे आज शैला रज़ा साहब आईनी मामला है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपके साथ ही कल तक थे शाह महमूद कुरैशी साहब। उनका ये कहना था कि नाना ने आइन बनाया और नवासा आइन पर हमला आवर है। तो ये जो आइनी तकाजा है, आप ये समझते हैं कि वो आइन जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल दुरुस्त क्रेडिट लेती है, ये जो बात है इस पर आप क्या कहेंगी? पहली बात तो यह है कि इमरान की बदज़बानी जो है उससे यहाँ आई है कि आज उसको कोई मुंह भी लगाना पसंद नहीं करता। और सीधी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कब कहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और जहाँ तक 90 रोज की बात है तो 30 अप्रैल भी जो है वो 90 रोज से बाद ही थी। और जो एक सूरत हाल इस वक्त वो सब देख रहे हैं कि एक ऐसी असेंबली जिसमें वजीर आला ये कह रहा था कि 99% लोग तोड़ना नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहता, वो तोड़ी गई। लेकिन उस वक्त किसी को ह्यूमन राइट्स का ख्याल नहीं आया, किसी ने इसको नोटिस नहीं लिया कि अवाम ने इन नुमाइंदों को जो 99% ये कह रहे हैं कि हम तोड़ना नहीं चाहते, 5 साल के लिए भेजा है। इन्हें फर्दे वाहिद जो कि मेंटली ठीक भी नहीं है, वो उसके कहने पे नहीं तोड़ा जा सकता। किसी ने ये कुछ नोटिस नहीं लिया, बल्कि हमें ये सुनने में आया, क्योंकि जाहिर है कि मैं कानूनदान नहीं हूँ, कि 63A को रीराइट किया और वहां से रीराइट किया गया जिनका राइट नहीं है कि वो रीराइट करें या राइट करें। तो अब जब ये आपने 2 खिलौने तोड़ दिए तो इसके सियासी पहलू तो अपनी जगह है, लेकिन कि आपको फिर नई हुकूमत क्यों चाहिए, अगर आप ही जीत जाएंगे तो आप ही तो थे, ये वाले सवाल भी उठ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब ये इलेक्शन होंगे तो यहाँ पे तो ये फिर 5 साल के लिए असेंबलीज आ जाएंगी, तो यहाँ पे तो सेंसस भी नहीं हुए,
और दूसरे जो फिर 2 सूबे हैं वहां से सेंसस के साथ होंगे 2 छोटे सूबों में। और फिर जब आइंदा इलेक्शन होंगे तो क्या गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तरह पंजाब और केपी के अलग इलेक्शन होंगे और सिंध और बलूचिस्तान के अलग होंगे, और फिर जो इनकी हुकूमतें होंगी वो, मतलब ये एक बहुत बड़ा एक टकराक है जिसको माफ कीजिएगा जरा गैर पार्लिमानी लफ्ज इस्तेमाल कर लिया था। ये एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो जाएगा और एनएफसी पहले ही नहीं हो पा रहा। सिर्फ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट करके गई थी, हमें आइन का तो ताना दे रहे हैं और आलमुद्दहर वजीर आजम रहे और एनएफसी न कर सके और सूबों का हक न दे सके, और सूबों की पीएसडीपी जिसमें सिंध की इन्होंने इंतहाई कम करके 5 बिलियन पे पहुंचा दी। नून लीग ने जो हमें दी थी वो 27 बिलियन थी और हम उनसे लड़ रहे थे कि कम दिए। तो ये सारी सूरत हाल में क्या होगा मैं आता हूँ शैला रजा साहबा, ज़रा इसको मैं अब चूँकि हसन रजा पाशा साहब ग्रैंड डायलॉग की बड़ी बात हो रही है, आप लोग भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, आप किस तवक्को पे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इसका कोई नतीजा जो है वो निकल सकता है, बातचीत जो है उसका कहीं से आगाज़ हो सकता है? देखें, 25 जनवरी को हमारा इलेक्शन हुआ पाकिस्तान बार कौंसिल का इंटरनल, जिसमें मैं कामयाब हुआ चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। पहली प्रेस ब्रीफिंग दी जब हमने, तो उसमें जो ये कौमी अखबारात पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी ये लीड चली कि हमने ये इस चीज़ का इरादा किया कि हम एक ग्रैंड डायलॉग उसका एहतमाम करना चाहते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे वो अपोजिशन में है, सबको एक पाकिस्तान बार कौंसिल के प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठा करेंगे और 2 पॉइंट्स पे हम 2 नुकाती एजेंडा होगा। नंबर 1 कि इलेक्शन कब और कैसे कराने हैं होने हैं, और दूसरा कि मुल्क की इकानमी को सही सिमत कैसे लेकर जाना है। पहले मोहतरम इमरान खान साहब वो हाँ नहीं कर रहे थे, बाद में हमारे एक सिविल सोसाइटी और जो थे जर्नलिस्ट, वो एक वक्त मिला उनको और उन्होंने हामी भर ली कि मैं बिल्कुल इस ग्रैंड डायलॉग में एपीसी में बैठूंगा। हम बड़े खुश हुए और ये बड़ा पॉजिटिव उनका रिस्पांस था। और उस वक्त से पहले गवर्नमेंट जो थी वो भी कहती थी कि ठीक है वी आर रेडी, लेकिन दरमियान में मामलात इस तरीके से गड़बड़ हो गए कि अब गवर्नमेंट जो है वो रिलेक्टेंट है बैठने में। और कल मोहतरम इमरान खान साहब ने जो कहा जी कि मैं किसी ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो मायूसी हुई हमें इन दोनों के फैसले से। देखें, सियासत में मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि अगर हम इसमें हसन रजा पाशा साहब आप ठीक कह रहे हैं, सियासत में दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि ये खलीज इतनी बड़ी है और जाहिर है जिस वक्त खान साहब ने हामी भरी थी उस वक्त भी ये अंदाज़ा था कि वो नहीं जाएंगे। वो ये एक तासुर उनके बारे में उभर का आ गया कि वो हर चीज़ जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती और ज़िद से हल करवाना चाहते हैं। तो जब मिजाज ये होगा तो फिर तो किसी उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। देखिए, ये तो एक तल्ख हकीकत है। जब आप इक़्तिदार में थे तो आपने लीडर ऑफ अपोजिशन को या अपोजिशन के किसी बंदे को हाथ में लाना गवारा नहीं किया, माँ सिवाय इसके कि कोई बंदा आए आपके घर, आप अपने बरामदे में उसको बिठाएं और वो पीटीआई का झंडा उसके गले में डाल दें, फिर तो वो उनसे मिलेंगे। अदरवाइज वो बरमला इस चीज़ का कहते हैं कि मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता इन लोगों से। ये जो रवैया है ये बहुत गलत है। और अगर गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब इस किस्म की बात करते हैं, मैं उनको भी कंडेम करूंगा। बड़ा क्लियर और लाउड एंड क्लियर मैं ये कह रहा हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का ये मोटो था और वो तारीखी अल्फाज थे उनके
कि पॉलिटिकल पार्टी अब मुज़ाकरात के दरवाजे कभी भी बंद नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और ये वक्त है कि आए, बैठें, हम अपना प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, एक गैर जानबदार इदारे का है जिसको पाकिस्तान बार कौंसिल कहते हैं। ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इश्तियाक साहब, आप लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं, ज़ाहिर है बार की सियासत के अंदर हैं। जब हम कौमी सियासत देखते हैं तो वो उससे ऊपर चली जाती है। अगर आप बार के अंदर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आपके जो ओपोनेंट हैं आप उनसे हाथ मिलाने के रवादार ना हों, उनकी शक्ल देखने के रवादार ना हों, उनके पास से गुजरने के रवादार ना हों, तो फिर आप क्या सियासत कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको इतना बता दूं कि ये हसन रजा पाशा साहब जो हैं हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव हैं, मैं बतौर मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल भी इनके साथ हूं। पूछे इनसे कि कितनी जगह बैठ के हमारे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन हम बात भी करते हैं और बात का सलूशन भी निकलता है। मैं अपोजिशन में हूं और ये इक़्तिदार में है वहाँ पे, तो मैं तो अपनी बात पूरी करता हूँ। जो मुझे समझ आती है कि पाकिस्तान बार के प्लेटफॉर्म से ये बात होनी चाहिए, तो मैं वहाँ पे अपने हाउस में बैठ के इनके साथ इख्तलाफ भी करता हूँ और इनके साथ राज़ी भी होता हूँ अगर कोई चीज़ प्रॉपर हो जाए। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, सिर्फ बात आगे चली जाती है कि यहाँ पे हम जब रवैयों की बात कर रहे होते हैं, जब हम अपनी मर्जी के फैसलों की बात कर रहे होते हैं, तो फिर थोड़े से मामलात अदरवाइज हो जाते हैं। जो इक़्तिदार में बैठा होता है ना, उसे इक़्तिदार का नशे ही बहुत ज़्यादा होता है और वो समझता है कि मुझे किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी नशे के अंदर वो घर चला जाता है। और फिर पता चलता है कि यार अगर हम डायलॉग कर लेते, अगर हम बात कर लेते तो हर चीज़ का हल है। ये जो होती है ना टेबल, इस टेबल के ऊपर सारे के सारे हल हैं और दयानतदारी के साथ। ये नहीं अब है मेरा आपसे अगला सवाल जी। ये है, आप लोगों ने बहुत बड़ा लाहौर में सेमिनार भी किया। क्या जी। आप इमरान खान साहब को आपने ये एडवाइस नहीं किया कि सियासत के अंदर हाथ मिलाया जाता है, हाथ झटका नहीं जाता है? आप ठीक है कानूनी लड़ाई लड़ें, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं, लेकिन इवेंचुअली आपको हासिल कहाँ से होगा? तो अगर ये रवैया नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लें, क्या नतीजा निकलेगा? देखिए बात यह है कि कन्वेंशन मैंने किया रूल ऑफ लॉ के लिए, कन्वेंशन मैंने किया सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, मैंने किसी एक जमात के लिए कन्वेंशन नहीं किया। ये बात मैं बड़ा वादे तौर पे आपको बता रहा हूँ। हाँ, वो किसी मजलूम का साथ बनता हो जाता है, अदरवाइज ये तमाम सियासी तंजीमों ने मेरे लिए पूरे पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, उसमें सिंध के लोग भी बार कौंसिल के थे, उसमें केपीके से भी बार कौंसिल और बार एसोसिएशन के थे, उसमें मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल भी थे, उसके अंदर तमाम पंजाब की बार एसोसिएशन के सदूर और सेक्रेटरीज मौजूद थे। उन्होंने यूनानिमसली जो रेजोल्यूशन दिया था, वो रेजोल्यूशन दिया था कि हम किसी सियासी तंजीमों का, हम किसी सियासी पार्टी की ए बी टीम बनने को तैयार नहीं है। नो वन इज रेडी, और ना ही कोई सियासी ए बी टीम है, बल्कि हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना मुस्बत रोल अदा करते रहेंगे। एक बात तो ये वादे कर लें जी। दूसरा, आपका सवाल था कि आपने किसी को मशवरा दिया या नहीं दिया। मैंने इस मुल्क और कौम के लिए हर उस शख्स को कोशिश की बेहतर मशवरा दे सकूं जो आपके मशवरे पे अमल करता है। मैंने हुकूमत पंजाब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इनको भी दिया था कि मुल्क में खूनरेजी ना हो
इस लाहौर के अंदर खूनरेजी ना हो और मॉडल टाउन सानहा दोबारा ना दोहराया जाए। मैंने उस पर जाके जब उन वारंट्स को एग्जीक्यूट किया जाना था तो उसके लिए भी मैंने इनको जाके अपनी दी थी और वो इमरान खान साहब से लिखवाई थी कि आप 18 तारीख को वहां पे पेश होंगे। वहां पे भी जब एडमेंट चीजें हो जाती हैं, जब किसी एक चीज के ऊपर एम्फसाइज कर लें कि मुझे यही कुछ करना है, तो फिर ये किसी दूसरे के एक्यूज नहीं कर सकते। हमने तो उस दिन उस रात भी 2 बजे चेयरिंग क्रास के ऊपर सीसीपीओ के ऑफिस के बाहर जाके ये कहा था कि ये खूनरेजी बंद करें, ये धींगा मुश्ती बंद करें और ये श्योरिटी देने को तैयार। लेकिन इसके बावजूद ना हुकूमत वक्त ने उसको देखा, ना उस वक्त वो ऑपरेशन रुके, ना उस वक्त कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। नहीं, उसके अंदर क्या हुआ देखें, उसके अंदर ठीक है, बहुत नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्टीमेटली तो जो हुआ वो तो जाहिर है कि मामलात उसी नहज और उसी डगर पर जाने थे। लेकिन अब शैला रज़ा साहबा ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि अब अदालत जो है वो फुल कोर्ट का तो तस्लीम नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं लार्जर बेंच की आप बात कर लें, सियासी जमातों के वकला की भी पजीराई जो है वो उस तरीके से नहीं हुई है। तो अब अगर इंतखाबात का जो सिलसिला है तो ये तो अब लगता ही है कि इसकी जानिब बढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि सारे इमरान खान तमाम लोग इनसे शुरू से कॉपरेट कर रहे हैं। सबने इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात की, सबने इनसे हर बात, कोई भी सूरत हाल हो, मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हो, तो जब इस आदमी को पता चलता था कि सारी जमातें आ रही है तो ये वहां पे नहीं आए। ये खुद पसंद आदमी है, अगर हैं तो हम क्या करें, हम भी किसी से कम नहीं है। अब क्योंकि इनको सबने कह दिया और ये सारी उम्र दूसरों को चोर डाकू कहते रहे और अपनी इनके इतने तोशा खाना से लेकर हर चीज बाहर आ गई, तो अब भी जब डायलॉग होता है तो इंसान ओपन माइंड के साथ आता है। दोनों फरीकैन चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनकी जो बात है वो मानी जाए, लेकिन आते ओपन माइंड से। ये हमेशा कंडीशनल आते हैं और अभी भी ये चोर डाकू कह रहे हैं मैं अपने छोटे चोरों को भेज देता हूँ, मैं सुप्रीम हूँ। तो ये इन्होंने इसलिए कहा है कि अब इनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि कंडीशनल नहीं होगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखिए इस वक्त जो अदालत में है सब मामला, और अभी क्योंकि केस चल ही रहा है, हम मुस्तकिल देख रहे हैं, मैं भी टीवी के सामने ही बैठी हुई हूँ सफाक से, और उसमें मैंने जो है इरफान कादिर को भी बातचीत हो रही है और सब हो रही है। ये भी इंडिया आ रहा है कि हम फुल कोर्ट भी बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे। बहरहाल अब जो सूरत हाल है वो ये है कि एक आम कोर्ट में अगर केस चल रहा हो एक आम आदमी का, और अगर वो जजेस से कह दे कि जी मैं आपको अपना जज नहीं रखना चाहता, तो जजेस हट जाते हैं। और यहाँ पर बहरहाल ये मामला आ रहा है कि ये सिर्फ 3 ही क्यों हर चीज में, तो ये सोचना चाहिए। अब इसमें हसन रज़ा पाशा साहब सवाल ये है कि इरफान कादिर साहब ने भी ये बात की है कि जनाब जानिबदारी का मामला जो है वो उभर कर सामने आ रहा है और ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर फ़ैसला जो है वो मुतनाज़ा समझा जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि एक पार्टी एक तरफ है और मुल्क की सारी सियासी जमातें जो हैं वो दूसरी तरफ हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो चीफ़ जस्टिस साहब का माइंडसेट दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है वो रूल्स बनाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं कि हम इकट्ठे हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा, मेरी परसों जस्टिस काजी फायज़ी से बात हुई थी, उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई हैं। तो ये जो अब सूरत हाल है इसको फिर अब आप कैसे देखते हैं? देखें, अभी आज हेयरिंग के दौरान ये इस चीज़ का इंकशाफ हुआ कि मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीनियर प्यूनी जज जनाब जस्टिस काजी फायज़ी साहब से मुलाकात हुई और ड्यूरिंग हेयरिंग ये भी पता चला कि जो हमने परसों बेंच के रूबरू पेश हो के मैंने ये इस्तदा की थी कि जनाब अगर आप किसी वजह से
फुल बेंच तश्कील नहीं देना चाहते तो कम अज़ कम फुल कोर्ट मीटिंग बुला ले, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से फुल कोर्ट मीटिंग भी सुप्रीम कोर्ट की नहीं हुई और आपस के जो मामलात, जो तनाज़े, जो मसाइल हैं वो उसमें हल करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक जगह चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि फुल बेंच तो नहीं बन सकता लेकिन फुल कोर्ट मीटिंग हो सकती है। चले, देर आए दुरुस्त आए, ये भी एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि एक इम्प्रूवमेंट है। और दूसरी जो मुझे एक और चीज़ लगी, बेंच की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन आई कि आप फुल बेंच को छोड़ें, लार्जर बेंच की बात करें। मेरा ख्याल है कि ये भी एक अच्छी सोच है और अच्छा टर्न है कि अगर लार्जर बेंच बन जाता है और उसमें 6 वो जजेस अगर हो जाए जो इस बेंच का कभी भी हिस्सा नहीं रहे 9 में से, तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत एक मूव होगी और इस तरह से किसी फरीक को उस पे एतराज़ करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, किसी फरीक को उस पे उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं बनेगी और मामला जो है वो एक एमिकेबली सोल्यूशन और एक पॉजिटिव। देखिए, बेंच डिटरमिन है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अब एक फरीक कहता है कि ये हालात ठीक नहीं है, वो भी आइन का सहारा ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब जनरल इलेक्शन होने हैं कौमी असम्बली के, तो उस वक्त जो आइन की मंशा है वो पूरी नहीं होगी, 2 सूबों में सियासी हुकूमतें कायम होंगी, केयर टेकर नहीं होंगे और जनरल इलेक्शन केयर टेकर की ही मौजूदगी में हो सकते हैं। अदरवाइज वो आइन का आर्टिकल रिडंडेंट हो जाएगा, तो उसमें भी वजन है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसी दरमियानी राह निकल जाए कि तमाम असेंबलियों के इलेक्शंस एक हो जाएं, कुछ वो पीछे आ जाएं, कुछ खान साहब आगे चले जाएं, एटलीस्ट जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल एक बहुत बड़ा एक खला सा बनता जा रहा है, एक हंगामा आराइश की सूरत हाल बनती जा रही है। आज वकला एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने वकला विंग को यहाँ बुलाया, वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे मौजूद थे। तो पहले एक लीडर साहब कह रहे थे आज से 30 दिन पहले कि 22 करोड़ अवाम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं। कल वही लीडर फरमा रहे थे कि 20 करोड़ अवाम चीफ जस्टिस के पीछे खड़े हैं। इट मीन्स के उनके के ख्याल में भी ये चेंज आ गई है, सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट हो गई है, चीफ जस्टिस अलग हो गया, हालांकि बोथ आर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम तो ये कोर्ट ठीक, चीजें ये आपका नुक्ता बड़ा अहम है। अब इसी पर ही इश्तियाक साहब, ये जो कहा गया कि जनाब उन चारों जजेस जो हैं उनको भी आप शामिल करें जिन्होंने बेंच छोड़ा। अब आपको लगता है कि अगर ये सारा बेंच इस नौइयत का बन जाए तो ये फैसला शायद उस नहज पर पहुंच जाए जो सबको काबिल कबूल हो, कोई ऐसा रास्ता निकल आए? के सख्त खिलाफ हूं। ये सुप्रीम कोर्ट है, पंचायत कोई नहीं है। इसके अंदर आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए, चाहे वो 3 मेंबर बेंच है, चाहे वो 5 मेंबर बेंच है, चाहे वो 7 मेंबर बेंच है, या चाहे वो 15 मेंबर बेंच है। उसकी अहमियत उतनी ही है जितनी 3 मेंबर बेंच की है, जितनी 2 मेंबर बेंच की है। ये एक तोजी बनाई जा रही है, एक आईनी नुक्ते को एक सियासी नुक्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, तकसीम पैदा करके अपनी ज़ात के मुताबिक। और ये इस बात को कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि किसके ज़रिए कौन फैसला लेना चाहता है। ये एक बड़ी अलमनाक बात है और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जिसके अंदर कोई चाह रहा है कि फ़लाँ जजेस रख लिए जाएँ, कोई जजेस कह रहा है कि फ़लाँ जजेस निकाल दिए जाएँ। अभी मेरी बहन शैला रज़ा साहबा ने फरमाया कि जब भी कोई शख्स खड़े होकर कहता है कि जी मैं आपको केस नहीं सुनवाना चाहता, तो जजेस अलग हो जाते हैं। ये जजेस का एक कंडक्ट है, लेकिन ये रवायत अगर डाल दी जाएगी तो कोई भी शख्स किसी जज के सामने ना आर्गू करने देगा, ना जज के सामने कोई फैसला करने देगा, क्योंकि हर शख्स
समझता है कि यार इसने मेरे हक में फैसला दे देना है। मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ हूँ। आइन और कानून के मुताबिक बेंचेस बनने चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए, ना कि फलां शख्स ये चाहता है, फलां पार्टी ये चाहती है, ए पार्टी को ये सूट करता है, बी पार्टी को ये सूट करता है। नहीं, और इस तरह इसमें से इश्तियाक हम साहब, तकसीम पैदा इश्तियाक करके साहब, नुकसान आपको कर रहे हैं। ये नहीं लगता कि माजी की जो सूरत हाल रही है, मतलब अदलिया तहरीक, हम लोगों ने बहुत धक्के खाए हुए हैं उसमें। इफ्तिखार चौधरी साहब आए, क्या नतीजा निकला, फिर बाबा रहमते साहब ने तो बिल्कुल ही काम जो है वो बहुत उठा दिया, उससे लोग खाइफ हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि बाद में हर शख्स पे तनकीद होती है, तनकीद मुस्बत होनी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी के फैसले ना मिलने पे किसी के ऊपर तनकीद की जाए। मैं तो इस बात के भी सख्त खिलाफ हूं कि किसी भी शख्स को ना इस तरह से जलील और रुस्वा करना चाहिए, ना ही किसी के पास हक हासिल है कि कोई किसी एक प्रेस्टिजियस पोस्ट पर रहते हुए अपना काम करके गया है, उसको आप इस तरह से बुरे और गलत अलकाबात से नवाजें। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब शैला रज़ा साहबा, एक और चीज़ बताएं, कल आपकी जो सियासी इत्तेहाद है उसका इजलास होता है, ख़बरें आती हैं बाइकआउट कर दिया, सुबह वकील पहुंच जाते हैं कि नहीं जी हमें सुनो। ये जो एक तज़ाद है या ये कैफियत है, क्या ये वक्त के साथ बदलती है या क्या मसला है? ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है उनको ब्रीफ किया गया था, उन्होंने हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा, लेकिन कल तक आप कह रहे थे कि नहीं हमने बाइकआउट करना है, और आज आप लोगों के वकील भी पहुंच गए। पार्टी उसमें जो एलानिया आया था उसमें ये बात नहीं है, ये मैंने सच किया है। दूसरी बात यह है कि ये वाकई सही है कि ये रिवायत पड़ जाएगी कि इस तरह जजेस कहेंगे, लेकिन ये आम मामला नहीं है। इससे पहले बड़े मसाइल आ चुके हैं, ये आम मामला नहीं है। जजेस से बड़े मसाइल आ रहे हैं, यूसुफ अजहर गिलानी का हटाया जाना, नवाज शरीफ साहब को जो है अकामा पे हटाया जाना, फिर नवाज शरीफ साहब वो शहबाज शरीफ साहब के इंतजामी मामलात में दखल दे, और आज कहा जा रहा है कि इंतजामी मामलात में नहीं दखल दी जा सकती मेरे, तो वजीर आजम के भी इंतजामी मामलात में बहुत समय दखल नहीं दी जा सकती। फिर बिल्कुल हम समझते हैं कि नहीं हटाना चाहिए, रिवायत नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन जिस तरह से 25 मेंबर्स के मसाइल पर कहा जा रहा है कि ये राइट किया गया, तो उसके बाद किसका मुंह बंद करेंगे? और ये वाकई अवामी मसला है, ये जाती मसला नहीं रहा, अवामी मसला है। एक असेंबली जो है उसको उसके मेंबर न चाहते हुए उसे घर भेज दिया गया और दूसरी को भी उसी का निशाना बनाया गया, और उसके बाद सबको ये मसला याद आएगा, और यही 3 फिर हर जगह पे इन पे मसला आया। तो ये एक अब अवामी मसला हो गया और राय आमा इस पे बनती जा रही है कि यही 3 क्यों, और एक ही तरफ के सपोर्ट क्यों। तो ये मेरा नहीं, ये बार के अंदर भी मसला है, बार के अंदर भी ये होता है। और अब ये जो है आज उसमें देखें, उसमें नहीं शैला रज़ा साहिबा, उसमें तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि बेंच बनाना तो मेरा इख्तियार है ना, और अगर बेंच में बाकी लोग भी शामिल हो जाएं और वो फिर यही फैसला कर दें, फिर तो बाकी लोग इस्तदाई कर रहे हैं ना आपसे कि बना दें, इस्तदाई कर रहे हो हुजूर। अब आपकी मर्जी है कि आप कहें कि जब ये होगा जब 25 लाख डैम फंड में दो। अच्छा, मेरे पास हसन रज़ा पाशा साहब, मैंने आपसे जल्दी सबसे सवाल करना, मेरे पास बड़ा मुख्तसर वक्त रह गया है। अब इश्तियाक साहब, ये जो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मुल्क में एक दिन इंतखाबात होने का आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है, वो डायलॉग की भी बात कर रहे हैं,
क्या इस जानिब सोचा जाए कि सियासी जमातों को कहा जाए कि एक तारीख वो लेके आ जाएं? देखिए, मैंने तो पहले अर्ज किया है, जैसे आपने कहा कि हम जंप इन कर रहे हैं, लेट द कोर्ट डिसाइड, लेट द कोर्ट डिसाइड, हम उससे पहले उसके ऊपर तबसरे शुरू कर देते हैं। इट्स नॉट फेयर। मैं तो इसीलिए कह रहा था कि कोर्ट ने डिसीजन अभी रिजर्व किया है, फैसला महफूज किया है। जैसे फैसला आएगा फिर उसके ऊपर बात कर लेंगे कि वो कौन सा फैसला आया और उसके ऊपर हम पहले कौन कौन सी रास्ते देते चले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। शैला रजा साहबा, कोई माइन्यूटली पॉसिबिलिटी किसी डायलॉग की? बिल्कुल, डायलॉग पॉलिटिकल पार्टी के साथ किए जाते हैं। एक आदमी अगर चोर डाकू कहे जा रहा है और अपने आप को कुछ समझ रहा है तो उससे क्या डायलॉग होगा? और अगर उसका ये राइट था कि वो समझता है कि वो मेंबर के ना चाहते हुए असेंबली छोड़ दे, तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास ये राइट है कि कोई नहीं चाहता कि कोई नहीं चाहता वो कर सके। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहबा, बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया इश्तियाक अहमद खान साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।